मैं उस रोशनी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो हमारे चारों ओर व्याप्त अंधकार को मिटा दे। जिन्हें अहिंसा की जीवंतता में आस्था है वे आएं और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हों। महात्मा गांधी। नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारी विशेष कड़ी में जिसका नाम है अलमीरा से झांकती किताब। आज मैं प्रस्तुत हूँ गांधी दर्शन द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका अंतिम जन लेकर। अंतिम जन का यह दिसंबर का अंक है 2024 का, वर्ष 7, अंक 7, संख्या 57 दिसंबर 2024 लेकर प्रस्तुत हूँ। तो सर्वप्रथम इस पत्रिका के बारे में बातचीत करते हैं। तो यह पत्रिका जो है गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसके दो भाग हैं, पहला एक गांधी स्मृति है और गांधी दर्शन है। तो गांधी स्मृति आपको बताते चले 30 जनवरी मार्ग नई दिल्ली पर है, और जो गांधी दर्शन है वह राजघाट यानी जहां महात्मा गांधी की समाधि स्थल है वहां पर यह स्थित है, उसके ठीक बगल में। तो इस पुस्तक में, इस जो पत्रिका है, इसमें इस प्रकार से महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के लेख, संस्मरण, रचना, विमर्श, कविताएं और भाषण, साथ ही साथ महात्मा गांधी के जो पूर्व के लेख हैं उनके संक्षिप्त एवं सारगर्भित अंश को भी यहाँ सम्मिलित किया जाता है। मूल रूप से यह हिंदी में प्रकाशित पत्रिका है जो कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति से है। आपको बताते चले, यह इसका ईमेल जो है ANTIM यानी अंतिम JNJAN GSDS@gmail.com या 2010 GSDS@gmail.com, तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो इस अंक में, आज के इस अंक में जब हम पत्रिका लेकर उपस्थित हैं, तो महात्मा गांधी जी के जो प्रांतीयता से संबंधित भाषण के अंश हैं। आपको बताता चलूं कि महात्मा गांधी के इस जो जीवन दर्शन पर आधारित यह पत्रिका है, उस पर हमने एक विस्तार से, इस पर दिसंबर के अंक पर हमने एक विस्तार से उस पर वीडियो बनाई है, लेख लिखा है, और साथ ही साथ गांधी दर्शन को घुमाते हुए, यानी गांधी दर्शन के विभिन्न जो गांधी जी की स्मृतियों से जुड़े हुए दर्शन स्थल हैं उनको हमने एक अपने ब्लॉग में घुमाया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो है उपलब्ध है। तो इस अंक में हम धरोहर के अंतर्गत हिंदुस्तान को स्वाभिमान से सिर ऊंचा रखना है, महात्मा गांधी जी के विचार को, भाषण को, जिसमें सामान्य मानवीय की सूझबूझ से आगे बढ़ता भारत, जो नरेंद्र मोदी जी के भाषण हैं, वह हिंदुस्तान को, यानी हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार हैं उसके 100 वर्ष होने पर आपको बताते चले कि हिंदुस्तान टाइम्स जो है 1925 ईस्वी में, यानी गुलाम भारत में, औपनिवेशिक भारत में उसकी स्थापना हुई थी, और तभी से लेकर के आज तक वह जो विभिन्न प्रकार के समस्याओं को, खबरों को स्थान देने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो पत्रकारिता के मूल्य क्या हैं, और ताजुब बात है या दिलचस्प बात कह सकते हैं कि उसके उद्घाटन के समय में महात्मा गांधी वहां गए थे, और आज जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि गुजरात से आते हैं, तो इस चीज़ का जिक्र जो है वो अपने भाषण में करते हैं कि कैसे 2 गुजराती जो है वो कर रहा है। आगे संस्मरण के अंतर्गत विशाल हृदय और उसमें वात्सल्यता की आभा, यानी पंडित भवानी दयाल जी सन्यासी जी द्वारा जो संस्मरण है दक्षिण अफ्रीका में, जब वो इंडियन ओपिनियन पत्रिका में बतौर संपादक के रूप में जब वो अपनी सेवा दे रहे थे, और उनके जो विभिन्न प्रकार के स्मृति रहे हैं उनका जिक्र इसमें करते हैं। व्याख्यान शीर्षक के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन से उपजे हैं हमारे संवैधानिक मूल्य, लक्ष्मीकांत गौड़ की जो व्याख्यान है। चिंतन के अंतर्गत इमरजेंसी लाइट की तरह रोशनी दिखाता संविधान, यानी भारतीय संविधान के जो 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं अंगीकार के। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब हमारा संविधान लागू किया गया, उससे हमने जब आज 76वीं गणतंत्र दिवस मनाया, और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को जब हमने पिछली बार मनाया, तो हमने देखा कि 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। और उस 75 वर्ष में आपने देखा भी कि किस प्रकार से संस्कृत में और एक और अन्य भाषा मैथिली में भी संभवतः अपने संविधान की जो प्रति है उसको हमने अंगीकार किया माननीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों। उसके बाद में भारत का संविधान मनीष जैन, गांधी जी के न्याय की अवधारणा एवं वैकल्पिक विवाद समाधान संजीत कुमार, विशेष के रूप में महात्मा गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने की शताब्दी रोशन कुमार शर्मा, विमर्श के अंतर्गत सत्याग्रह और गांधी आरती स्मिथ, लोक जीवन में गांधी डॉक्टर रूसा श्रीवास्तव, प्रकृति से प्रेरणा पाते थे गांधी संजय कुमार मिश्र, और कविताएं प्रज्ञा मिश्र की, फोटो में गांधी, गांधी क्विज, और बचपन से प्रसाद की कविताएं और गतिविधियां आदि भी जो हैं प्रकाशित हैं इस अंक में, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम उपाध्यक्ष की कलम से कुछ प्रमुख बातें हैं उनको लेकर हम प्रस्तुत हैं। प्रदूषण और गांधी विचार।
प्रदूषण और गांधी विचार। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या उपाध्यक्ष जी विजय गोयल हैं, हमें सचेत करती है कि अब हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। प्रदूषण एक राजनीतिक नहीं जन जन का विषय होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण से आज भारत ही नहीं समूचा विश्व परेशान है। हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली का जो AQI जो है लगभग 500-600 के ऊपर चला गया था। तो पिछले दिनों पाकिस्तान के लाहौर में तो AQI 1537 तक पहुंच गया था। विश्व में पर्यावरण संरक्षण अब बहस का मुद्दा बन गया है। पर्यावरण की चिंताजनक स्थिति को लेकर दुनिया के कई भागों में बुद्धिजीवियों और पर्यावरण कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और वातावरण के प्रदूषण पर विराम लगाने की बात उन्होंने की है। मुझे लगता है कि आज हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बातों को समझकर उन्हें आत्मसात करने की आवश्यकता है। यद्यपि बापू के जीवन काल में पर्यावरण शब्द चलन में नहीं था, लेकिन युगद्रष्टा गांधी की सोच इतनी दूरदर्शी थी कि उन्होंने उस समय में आज की स्थिति पर चिंता और चिंतन आरंभ कर दिया था। गांधी जी का मानना था कि प्रकृति के पास सबकी जरूरतें पूरा करने के लिए कुछ न कुछ है, पर किसी की लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है। बापू ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के विभिन्न कारकों और उसे संरक्षित रखने के विभिन्न उपायों पर अपने विचार रखे। अपने लेख आरोग्य की कुंजी में उन्होंने स्वच्छ वायु पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि 3 प्रकार के प्राकृतिक पोषण की आवश्यकता होती है, हवा, पानी और भोजन, लेकिन स्वच्छ वायु सबसे आवश्यक है। पर्यावरण के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण व्यापक था। यदि हम उनके बताए रास्तों पर चलें तो प्रदूषण की समस्या को कुछ हद तक संभाला जा सकता है। अंतिम जन का दिसंबर अंक आपके सामने प्रस्तुत है। इस अंक में सभी स्थायी स्तंभों के साथ गांधी और समकालीन विषयों पर आधारित संकलित की गई है, जो आपका ज्ञानवर्धन करेगी, ऐसी आशा है। संपादक जो है निदेशक गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के ज्वाला प्रसाद जी, वे लिखते हैं, हमारा संविधान हमारा सम्मान। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक इसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। वास्तव में कोई राष्ट्र तभी आदर्श राष्ट्र कहलाता है जब उसमें समानता और भाईचारे की प्रवृत्ति बलवती हो। हमारा सौभाग्य है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। विश्व के सबसे विविधतापूर्ण एवं जीवंत लोकतंत्र में हमारे संविधान ने हर परीक्षा उत्तीर्ण की है। 75 वर्षों की यह संवैधानिक यात्रा कई उतार चढ़ावों से गुजरी है, लेकिन इसी राह पर चलते हुए देश ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह सब हमारे संविधान की शक्ति को बताता है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारतीय संविधान सबसे टिकाऊ, लचीला और जनसाधारण के अनुकूल है। यह अन्य संविधानों की तरह जड़ता से ग्रस्त नहीं। संविधान में व्यापक संशोधनों की भी व्यवस्था है ताकि यह समय के साथ कदम ताल मिलाकर चल सके। भारत के संविधान और उनके निर्माताओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति ने नवंबर में संविधान दिवस मनाया। समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी के नेतृत्व में जहां चांदनी चौक में संविधान सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, यानी अपने जो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में जो गतिविधियां आयोजित हुई उन सब चीज़ों के बारे में अपनी जो संपादकीय है उसमें प्रकाश डालते हैं, जिसमें प्रमुख संविधान विशेषज्ञों ने संविधान के निर्माण और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आम जनमानस को हमारे संविधान के सभी पहलुओं के बारे में अवगत कराना था। अंतिम जन पत्रिका में इस अंक में हमने संविधान को लेकर अभी भी यानी विशेष सामग्री रखी है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश लक्ष्मीकांत गौड़ का भाषण, मनीष जैन का संविधान की संरचना विषय ज्ञानपरक आलेख पठनीय है। आपको यह अंक कैसा लगा, अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराएं। तो इस पर हमने एक विस्तार से विचार विमर्श भी किया है, आप चाहें तो उसे पढ़ भी सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी या कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी एक ब्लॉग के रूप में भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आप खत भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने मेल बताया था उस पर आप खत लिख सकते हैं। हिंदुस्तान को स्वाभिमान से सिर ऊंचा रखना है, मोहनदास करमचंद गांधी। उनके लेख को हम पढ़ेंगे। इस लेख में मूलतः आपको बता दें संक्षेप में कि प्रांतीयता की भावना से अलग हट करके
यानी प्रांतीयता तो बनी रहे, लेकिन साथ में साथ अखिल भारतीय स्तर पर हम कैसे एक दूसरे को जोड़ पाए, इनकी जो विचार है इसमें ध्वनित होती है। वे लिखते हैं कि बिहार निसंदेह, यानी ये तब जो आज़ादी हाल फिलहाल में प्राप्त हुई थी और देश जो है धर्म के आधार पर बटा था, भारत और पाकिस्तान, उस समय के इस प्रसंग को वे लिखते हैं। तब जो झारखंड है वो बिहार में ही सम्मिलित था और बाद में समय के कालक्रम में वो अलग होता है। वे लिखते हैं कि बिहार निसंदेह बिहारियों के लिए है, लेकिन वह हिंदुस्तान के लिए भी है। जो बात बिहार के बारे में सच है वही भारतीय संघ के दूसरे सब प्रांतों के बारे में भी सच है। किसी भी हिंदुस्तान के साथ बिहार में विदेशी के जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। यानी तब जितने प्रकार के सांप्रदायिक हिंसे हो रहे थे, लोग एक जगह से दूसरे जगह, चाहे पटना हो, जो मसौढ़ा है, मसौढ़ी है, वहाँ हो, या अलग अलग जगहों पर लगातार जो है हिंसा की खबरें आ रही थी। तो वहीं पे लिखते हैं, जैसा कि शायद उसके साथ आज के पाकिस्तान में या किसी पाकिस्तानी के साथ हिंदुस्तान में किया जा सकता है। अगर हम मुसीबतों और द्वेष से बचना चाहते हैं तो हमें इस फर्क का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि भारतीय संघ के हर हिंदुस्तानी को बिहार में बसने का अधिकार है, फिर भी उसे बिहारियों को उखाड़ने या उनका हक छीनने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रतिबंध पर अच्छी तरह अमल नहीं किया गया तो संभव है कि बिहार में गैर बिहारी हिंदुस्तानियों की ऐसी बाढ़ आ जाए कि बिहारियों को बड़ी संख्या में अपने प्रांत से बाहर निकलना पड़े। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि जो गैर बिहारी हिंदुस्तानी बिहार में जाकर बसता है, उसे बिहार की सेवा के लिए वहाँ बसना चाहिए, न कि हमारे पुराने मालिकों की तरह उसका शोषण करने के लिए। इस विषय पर इस तरह विचार करने से हमारे सामने जमींदार और रैयत का सवाल खड़ा होता है। जब कोई गैर बिहारी पैसा बनाने के लिए बिहार में जाकर बसता है तो बहुत संभव है कि वह जमींदार से मिलकर रैयत को चूसने के लिए ऐसा करे। लेकिन अगर जमींदार सचमुच रैयत के लिए अपनी जमींदारी के न्यासी यानी ट्रस्टी बन जाए, महात्मा गांधी का हमेशा से यह मानना था कि हम ट्रस्टीशिप यानी न्यासी सिद्धांत को माने, यानी हम जो हमारी जायदाद है, जो हमारी संपत्ति है, उसका मालिकाना हक न रखते हुए ट्रस्ट के माध्यम से उसे संचालित करें और इसे जन कल्याण में लगाएं। और यही सिद्धांत जो है वह न्यासी का या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है लागू होता है। चाहे आप सिविल सेवा में जाएं या आम जीवन में भी अगर कुछ प्रश्नों को देखें तो ट्रस्टीशिप का जो योगदान है वह अहम बन जाता है। आप देखते होंगे कि किसी भी नए मंदिर को बनाने के लिए या किसी प्रकार के जो भी आयोजन है उसको करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है। उसी ट्रस्ट में सभी को सम्मिलित करते हुए एक ट्रस्टीशिप बनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी की जो समाधि स्थल बनाने के लिए भी ट्रस्ट की घोषणा की गई, या एक तरह से एक न्यासी और एक समिति की घोषणा की गई। इस तरह से चलता है। तो अपवित्र साठगांठ कभी हो ही नहीं सकती। बिहार में जमींदारों का कठिन सवाल अभी हल किया जाना बाकी है। हम तो यह पसंद करेंगे कि बिहार के छोटे और बड़े जमींदारों, उनकी रैयत और सरकार के बीच कोई ऐसा उचित, निष्पक्ष और संतोषप्रद समझौता हो जिससे कानून बन जाने पर ऐसा मौका न आए कि कोई उस पर अमल न करे या जमींदारों या रैयत के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत पड़े। काश सारे हिंदुस्तान में बिना खून बहाए और बिना जबरदस्ती किए ये सारे परिवर्तन, जिनमें से कुछ अवश्य ही क्रांतिकारी होंगे, हो जाएं। यानी उस समय जमींदारी की भी बात करते हैं, कैसे जमींदारी प्रथा से भारत जो है वह घिरी हुई थी। यह तो हुआ हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों से आकर बिहार में बसने वालों के लिए। वहाँ की नौकरियों का क्या हो? ऐसा लगता है कि अगर भारतीय संघ के सारे प्रांतों को हर दिशा में एक सी तरक्की करनी हो तो हर प्रांत की नौकरियां पूरे हिंदुस्तान की तरक्की के विचार से ज़्यादातर वहाँ के रहने वालों को ही दी जानी चाहिए। अगर हिंदुस्तान को दुनिया के सामने स्वाभिमान से सिर ऊंचा रखना है तो किसी प्रांत और किसी भी कबीले या समूह को पिछड़ा हुआ नहीं रखा जा सकता। यानी वे बात करते हैं कि अगर भारत को एक समन्वित तरीके से विकास करना है तो उसमें सभी प्रांतों को आपस में शामिल होकर के, यानी शामिल लेकर के, साथ लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वे लिखते हैं कि लेकिन अपने हथियारों के बल पर हिंदुस्तान ऐसा नहीं करेगा। दुनिया हथियारों से ऊब चुकी है, उससे अपने हर नागरिक के जीवन में। और हाल में ही मेरे द्वारा हरिजन में बताए गए, हरिजन जो कि उनकी पत्रिका जो चलाते थे, समाजवाद में प्रकट होने वाली अपनी स्वाभाविक संस्कृति के द्वारा ही प्रसिद्धि पाना होगा। इसका यह अर्थ है कि अपनी योजनाओं या सिद्धांतों को जनप्रिय बनाने के लिए किसी भी तरह की ताकत या दबाव को काम में न लिया जाए।
वे आगे लिखते हैं, जो चीज सचमुच जनप्रिय है उसे सब मनवाने के लिए जनता की राय के सिवा दूसरी किसी ताकत की शायद ही जरूरत हो। इसलिए बिहार, उड़ीसा और असम में कुछ लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा के जो बुरे दृश्य देखे गए वे कभी नहीं दिखाई देने चाहिए थे। अगर कोई आदमी नियम के खिलाफ काम करता है या दूसरे प्रांतों के लोग किसी प्रांत में आकर वहां के लोगों के अधिकार छीनते हैं तो उसका समाधान करने के लिए लोकप्रिय सरकारें प्रांतों में काम कर रही हैं। प्रांतों की सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे दूसरे प्रांतों से अपने यहाँ आने वाले सब लोगों की पूरी रक्षा करें। जिस चीज को तुम अपनी समझते हो उसका ऐसा इस्तेमाल करो कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। यह समता न्याय का जाना पहचाना सिद्धांत है। यह नैतिक आचरण का भी सुंदर नियम है। आज की स्थिति में यह कितना उचित मालूम होता है। यहाँ तक मैंने प्रांतों में आने वाले नए लोगों के बारे में कहा, लेकिन उन लोगों का क्या जिनमें से कुछ बिहार में 15 अगस्त को सरकारी नौकरियों में और अन्य धंधों में लगे थे। जहाँ तक मेरा विचार है, ऐसे लोग जब तक अन्यथा नहीं चाहते तब तक उनके साथ बिहारियों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। स्वाभाविक है कि उन्हें विदेशियों की तरह अलग बस्ती नहीं बनानी चाहिए। रोम में रोमनों की तरह हो, यह कहावत जहाँ तक रोमन बुराइयों से अछूती रही है वहां तक समझदारी से भरी और लाभ पहुंचाने वाली कहावत है। एक दूसरे के साथ घुल मिल कर तरक्की करने के काम में यह ध्यान रखना जरूरी है कि बुराइयों को छोड़ दिया जाए और अच्छाइयों को बचा लिया जाए। जिस महात्मा ने जीवन भर अपने रचनात्मक कार्यों से इस प्रकार के उदाहरण पेश किए, और जब कैसे हम मूल्यांकन आज करते हैं सोशल मीडिया के दौर में कि हर चीज के जिम्मेदार गांधी को ठहरा देते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि गांधी आखिर हैं क्या और उनके विचार आखिर हैं क्या। वे आगे लिखते हैं कि बंगाल में गुजराती के नाते मुझे बंगाल की सारी अच्छाइयों को तुरंत पचा लेनी चाहिए और उसकी बुराई को कभी छूना नहीं चाहिए। मुझे हमेशा बंगाल की सेवा करनी चाहिए। यानी एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मान ली गुजरात में आप जा रहे हैं, बंगाल में, असम में, कर्नाटक में, तो वहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाएं और बुराइयों को नहीं छुएं, ताकि हम एक ऐसी उदाहरण पेश करें, ऐसा उदाहरण जिसमें हम अपने आप को दिखा सके कि हम कैसे एक योग्य और अपने आप में सिद्धांतों के साथ साथ व्यवहारिक व्यक्ति भी बन सकते हैं। वे आगे लिखते हैं कि हमारी वर्जनशील प्रांतीयता की भावना क्या हमारे जिंदगी के लिए अभिशाप है? मेरी कल्पना के प्रांत की सीमा सारे हिंदुस्तान की सीमा तक फैली हुई होगी, ताकि अंत में उसकी सीमा सारे विश्व की सीमा तक फैल जाए, अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। तो यही मानवता है, जिसमें मानवता में सीमाएं बाधक नहीं बनती हैं। सीमाएं जो हैं सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। इस प्रकार की भावना होती है जैसे पक्षियों की भावना होती है। जब शाहदरा पहुंचते हैं दंगों के समय में गांधी जी, तो वे क्या लिखते हैं? भाइयों और बहनों, जब मैं शाहदरा पहुंचा तो मैंने अपने स्वागत के लिए आए हुए सरदार पटेल, राजकुमारी अमृत कौर और दूसरे लोगों को देखा, लेकिन मुझे सरदार के ओठों पर हमेशा की मुस्कुराहट नहीं दिखाई दी। उनका मस्खरापन भी गायब था। रेल से उतरकर मैं जिन पुलिस वालों और जनता से मिला, उनके चेहरे पर भी सरदार पटेल की उदासी दिखाई दे रही थी। क्या हमेशा खुश दिखाई देने वाली दिल्ली आज एकदम मुर्दों का शहर बन गई है? दूसरा अचरज भी मुझे देखना बदा था। जिस भंगी बस्ती में ठहरने में मुझे आनंद होता था, वहां न ले जाकर के मुझे बिरला के आलीशान महल में ले जाया गया। इसका कारण मुझे जानकर मुझे दुख हुआ। फिर भी उस घर में पहुंचा मुझे खुशी हुई जहां मैं पहले अक्सर ठहरा करता था। मैं भंगी बस्ती में वाल्मीकि भाइयों के बीच ठहरूं या बिरला भवन में ठहरूं, दोनों जगह मैं बिरला भाइयों का ही मेहमान बनता हूँ। उनके आदमी भंगी बस्ती में भी पूरी लगन के साथ मेरी देखभाल करते हैं। इस फेर बदल के कारण सरदार नहीं है, वह वाल्मीकि बस्ती में मेरी हिफाजत के बारे में किसी तरह डरने की कमजोरी कभी नहीं दिखा सकती। भंगियों के बीच रहकर मुझे बड़ी खुशी होती है। हालांकि नई दिल्ली की कमेटी के कसूर से मैं बिल्कुल उन घरों में तो नहीं रह सकता जिनमें भंगी लोग मछलियों की तरह एक साथ ठूंस दिए जाते हैं। मुझे बिरला भवन में ठहराने का कारण यह है कि भंगी बस्ती में जहां मैं ठहरा करता था वहां इस समय निराश्रित लोग ठहराए गए हैं। उनकी जरूरत मुझसे कई गुना बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ निराश्रितों का कोई भी सवाल खड़ा हो जाए, यह क्या एक राष्ट्र के नाते हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? पंडित नेहरू और सरदार पटेल के साथ कायदे आजम जिन्ना, लियाकत अली साहब और दूसरे पाकिस्तानी नेताओं ने यह ऐलान किया था कि हिंदुस्तानी संघ और पाकिस्तान में अल्पमत वालों के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। यानी जब देश विभाजन हुआ था
तो दोनों मुल्कों के लोगों ने कहा था कि अल्पमत वालों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। भारत ने तो उस चीज़ को बखूबी से पूरा किया, लेकिन बाद में जो सीमा पार के लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं कर पाए। हालांकि अपने अपने दृष्टिकोण हैं, भारत में भी कई प्रकार की घटनाएं घटी। और क्या हर डोमिनियन के हाकिमों ने यह मीठी बात दुनिया को खुश करने के लिए ही कही थी, या इसका मतलब दुनिया को यह दिखाना था कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और हम अपना वचन पूरा करने के लिए जान भी दे देंगे? अगर ऐसा ही है तो मैं पूछता हूँ कि हिंदुओं, सिखों, गौरव भरे आमिलों और उनके भाई बंधुओं को अपना घर पाकिस्तान छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया गया? वे आगे लिखते हैं, क्वेटा, नवाबशाह और कराची में क्या हुआ है? पाकिस्तान के शहर हैं। पश्चिमी पंजाब की दर्द भरी कहानियां सुनने और पढ़ने वालों के दिलों को तोड़ देती है। पाकिस्तान या हिंदुस्तानी संघ के हाकिमों की लाचारी देखकर यह कहने से काम नहीं चलेगा कि यह सब गुंडों का काम है। यानी एक कोई भी चीज़ जो है साजिश के तहत या षड्यंत्र के तहत ही चलता है। अपने यहाँ आने वाले लोगों के कामों की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेना हर डोमिनियन का फर्ज है। उनका काम क्या और क्यों करने का नहीं, बल्कि करने और मरने का है। अब वे साम्राज्यवाद के कुचल डालने वाले बोझ के नीचे चाहे या अनचाहे कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं किए जाते। आज वे आज़ादी से चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें ईमानदारी से दुनिया के सामने अपना मुंह दिखाना है तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि अब दोनों डोमिनियनों में कोई कानून कायदा रहेगा ही नहीं। क्या यूनियन के मंत्री अपना दिवालियापन जाहिर करके दुनिया के सामने बेशर्मी से यह मंजूर कर लेंगे कि दिल्ली के लोग या निराश्रित खुशी से कानून को नहीं पालना चाहते? मैं तो मंत्रियों से यह आशा करूंगा कि वे लोगों के पागलपन के सामने झुकने की बजाय उनके पागलपन को दूर करने की कोशिश में अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। जिस मकान में मैं रहता हूँ उसमें भी फल या शाक सब्जी नहीं मिलती। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि कुछ मुसलमानों के मशीन गन या बंदूक वगैरह से गोलीबारी करने के कारण सब्जी मंडी में शाक सब्जी का मिलना बंद हो गया? शहर के अपने दौर में मैंने यह शिकायत सुनी कि निराश्रितों को राशन नहीं मिलता, जो कुछ दिया भी जाता है वह खाने लायक नहीं होता। इसमें अगर दोष सरकार का है तो इतना ही दोष निराश्रितों का भी है, जिन्होंने जरूरी कामकाज को भी रोक दिया है। उन्होंने यह क्यों नहीं समझा कि ऐसा करके वे अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर उन्होंने अपनी तमाम सच्ची शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार पर भरोसा किया होता और कायदा पालने वाले नागरिकों की तरह बर्ताव किया, यानी कानून पालन करने वालों की तरह, तो मैं जानता हूं कि उन्हें भी जानना चाहिए कि उनकी ज़्यादातर मुसीबतें दूर हो जाती। मैं हुमायूं के मकबरे के पास मेवों की छावनी में गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें अलवर और भरतपुर रियासतों से निकाल दिया गया है। मुसलमान दोस्तों ने जो कुछ भेजा है उनके सिवा हमारे पास खाने की कोई चीज़ नहीं है। मैं जानता हूं कि मेव लोग बड़ी जल्दी उभाड़े जा सकते हैं और गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसका यह इलाज नहीं है कि उन्हें न चाहने पर भी यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसका सच्चा इलाज तो यह है कि उनके साथ इंसानों का सा बर्ताव किया जाए और उनकी कमजोरियों का किसी दूसरे बीमारी की तरह इलाज किया जाए। वे आगे लिखते हैं कि इसके बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसके बनाने में मेरा बड़ा हाथ रहा है। गांधी जी लिखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मेरे प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने सचमुच दुख के साथ मुझे अपने अनुभव सुनाए, लेकिन उनके मन में किसी तरह की कड़वाहट नहीं थी। कुछ समय पहले उन्हें जालंधर जाना पड़ा था। अगर एक सिख कैप्टन और रेलवे के एक हिंदू कर्मचारी ने समय पर वहां उनकी मदद न की होती तो मुसलमान होने के कसूर में गुस्से से पागल बने सिखों ने उन्हें जान से मार दिया होता। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इन दोनों का एहसान मानते हुए अपना यह अनुभव मुझे सुनाया। जरा ख्याल तो कीजिए कि इस राष्ट्रीय संस्था को जहां कई हिंदुओं ने शिक्षा पाई है, यह डर है कि कहीं गुस्से से भरे निराश्रित और उन्हें नुकसाने वाले लोग उस पर हमला न कर दें। मैं जामिया मिलिया के अहाते में किसी तरह ठहराए गए 100 से ज्यादा निराश्रितों से मिला। जब मैं उनकी मुसीबतों की दर्द भरी कहानी सुनी तो मेरा सिर शर्म से नीचे हो गया। इसके बाद मैं दीवान हाल, वेबल कैंटीन और किंग्सवे की निराश्रितों की छावनियों में गया। वहां मैं सिख और हिंदू निराश्रितों से मिला। वे पंजाब की मेरी पिछली सेवाओं को अब तक भूले नहीं थे, लेकिन इन सारी छावनियों में कुछ गुस्से भरे चेहरे भी दिखाई दिए जिन्हें माफ किया जा सकता है। उन्होंने मुझे हिंदुस्तान की तरफ कठोरता दिखाने के लिए कोसते हुए कहा, हम लोगों की तरह आपने मुसीबतें नहीं सही हैं। हमारी तरह अपने भाई, बेटे और सगे संबंधी नहीं मारे गए हैं। हमारे जैसे आप दर दर के भिखारी नहीं बनाए गए हैं।
आप यह कहकर हमें कैसे धीरज बंधा सकते हैं कि आप दिल्ली में इसलिए ठहरे हैं कि हिंदुस्तान की राजधानी में शांति और अमन कायम करने में भरसक मदद कर सके। यह सच है कि मैं मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मौत सारे प्राणियों को, इंसान, जानवरों वगैरह को भगवान की दी हुई देन है। फर्क सिर्फ समय और तरीके का है, इसलिए सही बर्ताव ही जीवन का सही रास्ता है जो उसे जीने लायक और सुंदर बनाता है। आज दिन में एक सिख दोस्त मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि वे जन्म से तो सिख हैं, लेकिन ग्रंथ साहिब की दृष्टि से वे सच्चे सिख होने का दावा नहीं कर सकते। मैंने उन भाई से पूछा कि आपकी नज़र में कोई ऐसा सिख है? वे एक भी ऐसा सिख नहीं बता सके। तब मैंने नरमी से कहा कि मैं ऐसा सिख होने का दावा करता हूँ। मैं ग्रंथ साहब के मानों में सच्चे सिख का जीवन बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक समय था जब नानकाना साहब में मुझे सिखों का सच्चा दोस्त करार दिया गया था। गुरु नानक मुसलमान और हिंदू में कोई भेद नहीं जानते थे। उनके लिए सारी दुनिया एक थी। मेरा सनातन हिंदू धर्म ऐसा ही है। सच्चा हिंदू होने के नाते में मैं सच्चा मुसलमान होने का भी दावा करता हूँ। वे आगे लिखते हैं कि खुदा एक है और वह दिन रात दिन सारी दुनिया की हिफाजत करता है। निराश्रितों से मेरा कहना है कि वे सच्चाई और निडरता से रहें और साथ ही किसी से बैर या नफरत न करें। गुस्से में बिना सोचे समझे नादानी भरे काम करके महंगे मिली आज़ादी के सुनहले सेब को फेंक न दें। तो इस प्रकार गांधी जी का लेख है। इसके अंतर्गत आप भी और भी कई प्रकार के लेख, संस्मरण, रचना या पढ़ सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी इसमें चर्चा की थी। इसके अंतर्गत और जो जिसमें हमने देखा कि महात्मा गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने की शताब्दी के अभी जिक्र है, जिसमें गांधी जी किस प्रकार से वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। और जब महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारतीय राजनीति में कहीं पदार्पण होता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले की जो सहायता से, उनके नेतृत्व में या कहीं प्रेरणा में, जब वे पूरी भारत की यात्रा करते हैं द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में, तब वे देखते हैं भारत की वस्तु स्थिति को, तब जाकर सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में भाग लेते हैं। और उन्होंने देखा जो समस्याओं को, गरीबी को, भूखमरी को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, और साथ ही साथ उनकी अंग्रेजों की क्रूरतम नीतियों को, तब वे इसे दूर करने के लिए अपना भरसक प्रयास करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं। और वे भारत के समाज के भीतर जो जिस प्रकार की जटिलताएं हैं, अस्पृश्यता है, इस प्रकार को दूर करने के लिए, अछूतोद्धार के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। और भारत को सशक्त करने के लिए नागरिकों को खादी और चरखा प्रतीक के रूप में अपनाते हैं, और इसी तरह से अपने सारे जीवन की यात्रा को जो सफल करने का प्रयास करते हैं। सत्याग्रह और गांधी के माध्यम से भी इन सब चीज़ों का जो है उसमें जिक्र है। और हमारी जो संविधान की यात्रा है 75 वर्षों की, 75 वर्षों की यात्रा को भी इसमें कई शीर्षकों के अंतर्गत समेटा गया है। जी, जैसे हमारी जो संविधान बनी थी, कई उस पर घात प्रतिघात जैसे आपातकाल में हुए, लेकिन उन सभी को आगे करते हुए, उन सभी से लड़ते और जूझते हुए हमारा संविधान जो है आगे बढ़ता हुआ आगे अभी तक यहाँ पे पहुँचा है। क्योंकि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और इसमें सम्मिलित है मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी समावेश। अंशतः यह कठोर है और अंशतः यह लचीला। समाज का ऐसा कोई तबका नहीं जिसे कोई आधार इसे पालन करने को न हो मिला। यानी कथित इसके सामने फीके है विधि का भी विधान, भारतीय संविधान है महान। तो मेरी ये स्वरचित कविताएं भी इस संबंध में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अंतर्गत कई जैसे सत्याग्रह और गांधी, लोक जीवन में गांधी को भी आप पढ़ और समझ सकते हैं। मैं पंडित भवानी दयाल जी सन्यासी के कुछ प्रसंग को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, जिसमें इसमें जैसा कि मैंने बात किया, सामान्य मानवीय की सूझबूझ से आगे बढ़ता भारत में हिंदुस्तान टाइम्स से संबंधित ये नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी के भाषण भी इसमें सम्मिलित हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके अंतर्गत वे प्रण भी लेते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स की यात्रा पर भी रिसर्च करने के लिए इस बात को कहते हैं। पंडित भवानी दयाल जी सन्यासी इंडियन ओपिनियन में जब कार्य करते हैं तो वे लिखते हैं कि उनका यह दिव्य रूप यानी महात्मा गांधी का और साधु वृत्ति को देखकर मेरे मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा और हृदय के एक तार श्रद्धा और भक्ति के स्पर्श से बज उठे। ऐसे महापुरुष की संरक्षकता और निरीक्षणता में काम करना कितने सौभाग्य की बात है, उसे लिखकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है। वे आगे लिखते हैं, एक प्रसंग को लिखते हैं। एक दिन, यानी इस प्रसंग को आप गौर से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि गांधी जी कितने अपने सत्य और अहिंसा के प्रति केवल करनी मतलब केवल कथनी नहीं अपितु करनी में भी विश्वास करते थे। कैसे देख सकते हैं। एक दिन कुछ लड़कों ने डरबन से नमकीन, भुजिया और मिठाई मंगवाई और आपस में बांटकर खा गए। यानी आश्रम में सादे भोजन करने की जो उस समय प्रचलन थी,
तो सबको यह ताकीद कर दी गई कि महात्मा जी के कानों तक यह बात न पहुंचने पाए। कहते लज्जा आती है कि षड्यंत्र का नेता एक ऐसा व्यक्ति था जो बालकों को शिक्षा देने के लिए कार्य पर नियुक्त था। अंत में भंडा फूटा और भंडा फोड़ने वाला देवदास के सिवा दूसरा कोई नहीं था। वह खुद भी इस गुप्त भोज में शामिल था, पर सत्य को छिपाए रखना उसके लिए कठिन हो गया। उसने महात्मा जी से सब बातें कह दी। शाम को सभी सभा जुटी, सब लोग यथास्थान आ बैठे। महात्मा जी ने बारी बारी से सबसे पूछना शुरू किया, लेकिन सबके सब नाकार गए और खबर देने वाले को झूठा साबित करने लगे। उस समय महात्मा जी का मुख प्रदीप्त हो उठा और लोचन युगल से सत्य की लपटें निकलने लगी। उन्होंने कहा, खबर देने वाला तो झूठा नहीं है, किंतु मुझ में ही सच्चाई की कमी है। यदि ऐसा न होता तो मेरे सामने सत्य कहने में तुम्हें यह संकोच ही क्यों होता। इतना कहकर महात्मा जी अपने गालों पर दनादन तमाचे लगाने लगे। आह, उस समय ऐसा मालूम हुआ कि मानो पृथ्वी फटना ही चाहती और सबके सब रसातल पहुंचने ही वाले हैं। सत्य का स्वरूप प्रकट हो गया। बालकों ने अपराध स्वीकार किया और प्रायश्चित के लिए व्यवस्था मांगी। इस प्रकार से अपने लेख में वे वर्णन करते हैं। आज़ादी के आंदोलन से उभरे हमारे संवैधानिक मूल्य के बाद में कई कविताएं हैं। प्रज्ञा मिश्रा की कविताएं हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। वे लिखती हैं कि स्त्री शीर्षक अंतर्गत कि जीवन जिया उसने भी जिया जिसे बांधा तुमने चौखट की इज्जत से, पर क्या तुम कभी यह जान सके कि उसके जीवन को जीने में कितनी बार वह मृत हुई। आगे लिखती हैं कि जैसे जैसे रात्रि के पहर ढलते हैं वो बुनती है ताना बाना कि दिन के पहर में उसे बांटना चाहते हैं कैसे खुद को घर के कई हिस्सों में, और फिर सांझ होते होते समेट लेना है अपने सभी बिखरे टुकड़ों को और परोस देना है अपनी देह कि दिन भर टुकड़ों में बंटकर घर संभालने बाद अब वो टुकड़ों में नहीं पूरी स्वीकार की जाएगी। वे आगे लिखते हैं कि इससे इतर की मन के टुकड़े अब फिर और टूटते हैं कभी न जुड़ पाने के लिए। स्त्री समेटती है उफनती लहरों को और दफनाती है चीखों को, फिर लाती है एक मौन जो सहमा नहीं है, बस शांत है। निकलेगा वो मौन कभी बनकर सैलाब और करेगा तबाह पुरुष के दंभ को। प्रज्ञा मिश्रा की ये कविताएं हैं। फोटो में गांधी के अंतर्गत भी आप देख सकेंगे कि कुष्ठ रोगी परचूरे शास्त्री की सेवा महात्मा गांधी जी कर रहे हैं, गुनगुनी धूप में भी बैठे हुए हैं। और गांधी क्विज जो कि गांधी जी के जीवन दर्शन से संबंधित है, उस पर भी कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैंने डिस्क्रिप्शंस में भी उन सब चीज़ों को, यानी महात्मा गांधी के जीवन से जो इस पत्रिका से संबंधित जितने सार संक्षेप है उसको प्रस्तुत करने का हमने प्रयास किया है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? विकल्प है कष्ट सहने की अनंत क्षमता, अहिंसा, सत्य या घ तीनों। अगला प्रश्न है, मैं इसका उत्तर जो भी है कमेंट बॉक्स में दूंगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की रचना नहीं है? तो प्रश्न है भारत का प्रकाश, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और अगला है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था? ऑप्शन क है खेड़ा सत्याग्रह, ख अहमदाबाद मिल हड़ताल, ग चंपारण सत्याग्रह, और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस साल में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ऑप्शन 1918, 1910, 1915, 1905। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के दौरान गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया? ऑप्शन क है 31 मार्च 1930, ख है 6 अप्रैल 1930, ग है 10 अप्रैल 1930, और घ है 15 मार्च 1930। अगला प्रश्न है, गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन थे? क है लेनिन, ख है लियो टॉल्स्टॉय, ग है कार्ल मार्क्स, और घ है बर्नार्ड शॉ। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कहां से दांडी मार्च जो है शुरू किया? ऑप्शन क है दांडी, ख है साबरमती आश्रम, ग है दिल्ली, घ है चंपारण। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया? ऑप्शन क है फिरोज शाह मेहता, ख है बाल गंगाधर तिलक, ग है गोपाल कृष्ण गोखले, कि ख है दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही विकल्प आप दे सकते हैं। गांधी जी के किस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है? ऑप्शन क असहयोग आंदोलन, ख है खिलाफत आंदोलन, ग है चौरी चौरा आंदोलन, और घ है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें से भी आप सही विकल्प चुन करके आप जो है इसका उत्तर जरूर दे सकते हैं। बच्चों से संबंधित बाल कविताएं भी हैं, और अंत में कुछ गतिविधियां हैं जिसमें कश्मीरी युवा प्रदान कार्यक्रम है, आदान प्रदान, फ्रेम बाय फ्रेम का आयोजन, संविधान सम्मान यात्रा की भी बात इसमें कही गई है,
और महात्मा गांधी और संवैधानिक मूल्य पर संवैधानिक गोष्ठी की जो परिपत्र है उसका जो विस्तृत या कहें कि संक्षिप्त जो विचार विमर्श उसमें लिखा गया है, रखा गया है। और अंत में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली अंतिम जन मासिक पत्रिका की सदस्यता हेतु जो है परिपत्र या पत्र जिसको हम कह सकते हैं है। इस प्रकार से पत्रिका जो है समाप्त होती है और गांधी जी का यह जो फोटो है या तस्वीर है आप इसे देख सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को, दर्शन को जिया और आगे किया है। और अंतिम में उनके कुछ बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वे लिखते हैं कि आप मुझे सजा देना चाहते हैं, यानी जो सजा देना चाहते हैं उसे कम कराने की भावना से मैं यह बयान नहीं दे रहा हूँ। मुझे तो यही जता देना है कि आज्ञा का अनादर करने में मेरा उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित सरकार का अपमान करना नहीं है, बल्कि मेरा हृदय जिस अधिक बड़े कानून से अर्थात अंतरात्मा की आवाज को स्वीकार करता है उसका अनुसरण करना ही मेरा उद्देश्य है। महात्मा गांधी। तो आपने पूरे धैर्य से हमें सुना, का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और आपको बताते चलें यह गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति यानी गांधी दर्शन से यह प्रकाशित पत्रिका है, जो कि एक स्वायत्त निकाय है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इस पत्रिका में आप जान और पढ़ सकते हैं। आपने पूरे पुनः धैर्य के साथ सुना, का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और एक जरूरी बात, आप इस तरह की अगर वीडियो देखना चाहते हैं जो अलमीरा से झांकती किताब के शीर्षक के अंतर्गत, जिसमें हमने कई चीज़ों पर, कई विचारों पर बात की है, आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारा जो पहल है इसका नाम है अलमीरा से झांकती